गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो एक पॉलिटिकल न्यूज़ यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है कि जो बीजेपी है और साथ ही साथ जो तमिलनाडु की पार्टी है, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुनेत्रा कुज़गम, ये दोनों पार्टीज के बीच में 2026 इलेक्शन पोल्स के लिए यहाँ पर एक डील एक तरह से हुई है कि दोनों साथ में मिलकर एक तरह से यहाँ पर जो आने वाले समय के अंदर इलेक्शन है उसको लड़ेंगे। दरअसल में ना, आप लोग जानते होंगे शायद AIADMK के बारे में। अगर हम बात करें जयललिता जी की, ठीक है, तो वो पार्टी की लीडर हुआ करती थी पास्ट के अंदर, राइट। एंड आज के समय जो पलाना स्वामी जी हैं, ये यहाँ पर इस पर्टिकुलर पार्टी को आपको एक तरह से लीड करते हुए देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, डेट है आज की 12 अप्रैल 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारी जो इकोनॉमी की सीरीज चल रही है उसका जो पार्ट 4 है, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, वो आज आप यहाँ पर लाइव अटेंड कर सकते हो। सुबह 10 बजे हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर चौथे सेशन को आज हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर PW यहाँ पे जाके इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, एंड दैट इज विद रिगार्ड्स टू PM पोषण स्कीम। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ को। दोस्तों, आप लोगों ने ना पास्ट में मिड डे मील स्कीम के बारे में सुना होगा। दरअसल में ये जो मिड डे मील स्कीम था ना, इसी का नाम यहाँ पे चेंज कर दिया गया था। इसका नाम अब क्या है? PM पोषण स्कीम, ठीक है। एंड अगर आपको पता हो कि इसमें क्या होता था, इसमें एक तरह से यही है कि बच्चों को स्कूल के समय जो दोपहर में उनको खाना दिया जाता था यहाँ पे, तो मिड डे मील एक तरह से उनको प्रोवाइड किया जाता है, राइट। इसका पर्पस मिड डे मील देने का ये है कि एक तो बच्चे स्कूल अटेंड करें, प्लस एट द सेम टाइम उनको पौष्टिक खाना भी यहाँ पे स्कूलों के अंदर ही मिलता रहे। यानी कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस इंप्रूव हो, एंड साथ ही साथ स्कूल में अच्छी खासी अटेंडेंस यहाँ पे मेंटेन हो, बच्चे पढ़ाई करें एंड रिटेंशन उनकी थ्रू आउट द स्कूल यहाँ पे रहे। तो आप नोटिस कर पाओगे स्कीम को ऑलरेडी अप्रूवल मिल गया था 2025-26 तक कंटिन्यू करने के लिए, और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब यहाँ पे जो पैसा है वो सेंटर और स्टेट्स दोनों आपस में एक तरह से शेयर करते हैं। अब ये शेयरिंग अलग अलग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके सेंटर और स्टेट्स के बीच में नॉर्मली ये 60-40 आपको देखने को मिल जाएगा, पर अगर मान लीजिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है या हिमालयन स्टेट है, वहाँ पे 90-10 रेशियो देखने को मिल जाता है। एंड अगर यूटी है तो 100% जो फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे आती हुई हमें देखने को मिल जाएगी। अब एक्चुअल में आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पर जो इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, एंड यहाँ पर हॉट कुक्ड मील्स बच्चों को दिए जाते हैं जो बाल वाटिका में होते हैं, यानी कि जो प्री प्राइमरी हो गया, उसके अलावा क्लासेस 1 to 8, इन पर्टिकुलर क्लासेस के लिए यहाँ पर इनको पौष्टिक खाना जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं कि कैसे ये चीज़ प्रोवाइड करी जाती है, तो एक्चुअली ना पूरा इसका डेटा गिवन है। जैसे फॉर एग्जांपल, जो बच्चे बाल वाटिका हैं या प्री प्राइम जो प्राइमरी में हैं, उनको 20 ग्राम पल्सेस, ठीक है, 50 ग्राम वेजिटेबल, 5 ग्राम ऑयल, ये डेली बेसिस पे उनको मिलना चाहिए। ऐसे ही आपके अपर प्राइमरी के लिए थोड़ा सा नंबर ये बढ़ जाते हैं। आपको एग्जैक्ट नंबर याद नहीं रखना कितने ग्राम क्या है, कि तेल कितने ग्राम मिलता है, पर आप पॉइंट समझो कि ये जो आइटम्स है ना ये प्रोवाइड करी जाती हैं। अब आप लोग ये भी जानते होंगे कि सर इन वस्तुओं के दाम तो बढ़ जाते हैं समय के साथ, राइट। तो अगर इन वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं तो क्या हमें जो मटेरियल कॉस्ट है उसके अंदर भी यहाँ बढ़ोतरी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना जो मटेरियल कॉस्ट है मिड डे मील्स के लिए, उसमें 9.5% का इजाफा कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कि सर ये 9.5% आंकड़ा कहाँ से आया। देखो, एक्चुअल में ना आप लोग भी पढ़ते होंगे CPI के बारे में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मैंने कई बार आप लोगों के साथ डिस्कस किया, इनफैक्ट कल हम जो इकोनॉमी का सेशन ले रहे थे उसमें भी मैं डिस्कस कर रहा था। अब CPI अलग अलग तरह के होते हैं, CPI रूरल, CPI अर्बन, CPI कंबाइंड। उसी तरह से एक होता है आपका CPI RL। व्हाट इज CPI RL? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल लेबर। ये दरअसल में हमारा जो लेबर ब्यूरो है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, वो यहाँ पे इसको निकालता है। तो उसके हिसाब से देखा जाता है कि कितना इन्फ्लेशन हुआ, तो वो डेटा वगैरह यहाँ से आएगा। तो ये पूरा CPI RL यहाँ पे देखा गया 600 सैंपल विलेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग। फिर जाके डिसाइड किया गया कि जो PM पोषण स्कीम है ना, यहाँ पर जो मटेरियल कॉस्ट है उसको 9.5% से हम इंक्रीज करेंगे। तो ये जो स्कीम का बेनिफिट है लगभग 11 करोड़ 80 लाख बच्चों को मिलता है इन 11 लाख से भी ज़्यादा जो गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं, सारे स्टेट्स, यूटीज, इन सब में यहाँ पे अप्लाई होता है, एंड इट
डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर और सोशल क्लास। इसका पर्पस यही है कि बच्चे स्कूल रेगुलरली आएँ, उनके न्यूट्रिशन स्टेटस इंप्रूव हो एंड कहीं ना कहीं हम हेल्थ मतलब हंगर एंड एजुकेशन के साथ एक तरह से काम कर पाएँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हमने तो इसमें और भी पढ़ा है। देखो एक्चुअल में पता क्या है, जब हम पोषण अभियान की बात करते हैं ना, तो उस अभियान के अंतर्गत ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मैनेज करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी प्रेग्नेंट महिलाएं हो गया, लैक्टेटिंग मदर्स हो गया, जो अडोलसेंट बच्चियां होती हैं, उनके अंदर न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना, या 0 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें न्यूट्रिशन आउटकम इम्प्रूव करना, वो पोषण अभियान एक तरह से पूरा आ जाता है। पर यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा था आपकी ये जो मिड डे मील स्कीम जिसका नाम पहले था पीएम पोषण स्कीम, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। आई होप ये जो बात है आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं। अगला टॉपिक हमारा है, ठीक है, आई थिंक स्लाइड्स आगे पीछे हो चुकी हैं, कोई बात नहीं। अगला टॉपिक हमारा है विटामिन डी क्राइसिस इन इंडिया। विटामिन डी क्राइसिस इन इंडिया के रिगार्डिंग क्या बात है, इसको डिस्कस करते हैं। एक्चुअली में ना एक ICRIER करके एक रिपोर्ट आती है। क्या है? ICRIER। अब ये क्या है एक्चुअल में? ये है, दिस स्टैंड्स फॉर इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। दरअसल में ICRIER का 1981 में एस्टेब्लिशमेंट होता है। ये एक पॉलिसी ओरिएंटेड नॉट फॉर प्रॉफिट इकोनॉमिक पॉलिसी थिंक टैंक है। कहने का अर्थ क्या है? ये आपकी पॉलिसी मेकिंग के रिगार्डिंग बहुत सारा रिसर्च कंडक्ट करती है, जो कहीं ना कहीं हमारे पॉलिसी मेकर्स तक डेटा जाता है एंड उसके बेसिस के ऊपर हम ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर क्या क्या अपना बात रख सकते हैं, या फिर हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, तो कैसी पॉलिसीज आगे जाके बनाई जा सकती हैं, पॉलिसी में क्या सुधार किया जा सकता है, वो सारा डेटा वगैरह यहाँ पर ये रिसर्च के माध्यम से ये निकालता है। तो इसके अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेड की बात भी करता है, इन्वेस्टमेंट की बात करता है, एक्सटर्नल रिलेशनशिप की बात करता है, इनोवेशन, एग्रीकल्चर, डिजिटल इकोनॉमी, स्टार्टअप्स, इनोवेशन, ये अलग अलग काम करता है ICRIER। उसी तरह से क्या हुआ ना, इन्होंने विटामिन डी के क्राइसिस के ऊपर एक रिपोर्ट निकाली। अब ये रिपोर्ट क्या कहती है विटामिन डी के क्राइसिस के रिगार्डिंग? देखो, ये जो रिपोर्ट है ना, इस रिपोर्ट में इन्होंने ये बताया कि जो विटामिन डी है ना, इंडिया में ज़्यादातर जो लोग हैं, उनमें जो डेफिशिएंसी जो देखने को मिल रही है, वो विटामिन डी की है। किस तरह से? इसमें आप अंडरस्टैंड करिएगा कि हर 5 में से 1 भारतीय ऐसा है जो कहीं न कहीं विटामिन डी की डेफिशिएंसी से सफ़र कर रहा है। और आप लोग जानते होंगे विटामिन डी मिलता कैसे है? सर सन से मिलता है। जब हम कहीं न कहीं दिन में मतलब सूरज के सामने बैठते हैं या सूरज से सनलाइट के साथ हम एक्सपोज़ होते हैं, उससे हमें विटामिन डी मिलता है। पर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि सर हम आज के समय हमें बहुत ही कम एक्सपोज़र है सन का। पहले तो बच्चे बाहर खेल लिया करते थे, बच्चे बाहर भी थोड़ा बहुत घूम लिया करते थे, हम भी करते थे, पर अब कहीं न कहीं पूरा दिन हम पूरा अंदर ही बैठे रहते हैं। जैसे मैं आपको ना मैं भी बताता हूँ, मैं भी ना जैसे पास में मैंने कई बार ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, तो नॉर्मली पता क्या होता है, लोग 9 बजे अपने ऑफ़िस में बैठ जाते हैं, शाम के 6 बजे तक वो ऑफ़िस में ही होते हैं। तो कभी सन देखा ही नहीं, मतलब सूरज को कभी देखा ही नहीं, सूरज में कभी बैठे ही नहीं। पहले ऐसा नहीं होता था। अब उस वजह से इंडोर लाइफ़स्टाइल की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, स्किन पिगमेंटेशन की वजह से बहुत ही कम सन का एक्सपोज़र हमें आज के समय देखने को मिल गया है। एंड इवन ना ये जो पर्टिकुलर विटामिन डी का जो इशू है, ये वेजिटेरियंस के अंदर थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि देखो हमारे पास जो फिश, एग्स, डेयरी जैसे दूध वगैरह के प्रोडक्ट भी होते हैं, ये विटामिन डी इनमें अच्छा खासा होता है। पर जब वेजिटेरियन फिश, एग्स तो नहीं खाएँगे, और जो कोई लोग लैक्टोज़ इंटॉलरेंट होते हैं, वो दूध वगैरह के प्रोडक्ट नहीं पिएँगे, तो उस वजह से उनके बॉडी के अंदर विटामिन डी की मात्रा कम हो जाती है। इसके अलावा कुछ और कारण भी है डेफिशिएंसी के, जैसे फॉर एग्जांपल जो दवाइयाँ हैं ना, जो सप्लीमेंट लोग खाते हैं, जैसे आप लोगों ने टैबलेट सुनी होंगी विटामिन डी की, वो जो टैबलेट्स है अपने आप में काफ़ी महँगी हैं। जैसे 10 टैबलेट का ही ₹100, ₹130 इस तरह से है। अब सरकार ने ना जो एनपीपीए है, मतलब नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, उसने विटामिन डी3 जो टैबलेट्स आती हैं, उनको प्राइस रेगुलेट कर रखा है, पर ये एनिमल बेस्ड फॉर्म वाली हैं। पर जो प्लांट बेस्ड वाली डी2 है, वो अनरेगुलेटेड है और वो अभी भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो जब इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव दवाइयाँ होंगी, तो लोग कहीं न कहीं उन दवाइयों को लेने से थोड़ा-सा सोचेंगे कि यार खाएँ या ना खाएँ, ठीक है? तो इस तरह से विटामिन डी इंडिया में एक बड़ा क्राइसिस देखने को मिल रहा है। कुछ नंबर्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, जो 0 से 10 साल के बच्चे हैं, उनमें 46% जिनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, वो रिकेट्स ये बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा 60 से ऊपर साल वाले जो हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों को रिस्क है, जैसे लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी का, ऑस्टियोपोरोसिस, फ्रैक्चर्स वगैरह का। और जो ज़्यादातर डेफिशिएंसी है, वो ईस्टर्न इंडिया में देखने को मिल रही है, जहाँ पर लगभग 39% पॉपुलेशन इफ़ेक्टेड है।
एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जितनी भी महिलाएं हैं दे आर मोर वनरेबल टू विटामिन डी डेफिशिएंसी एज कम्पेयर टू मेन इन ऑल द एज ब्रैकेट्स। ठीक है, तो ये कुछ फाइंडिंग्स हैं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट की जो हमें पता होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा विटामिन डी होता क्या है, ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने के लिए, बोन हेल्थ के लिए, मसल स्ट्रेंथ के लिए, और इसको हम लोग सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। अगर ये नहीं होता उससे कहीं ना कहीं रिकेट्स हो सकता है, बाकी थकावट फील होती है, मसल वीकनेस हो गया, डिप्रेशन, टाइप 2 डायबिटीज, कैंसर, ये सब अलग अलग चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो महात्मा ज्योतिबा फूले जी के रिगार्डिंग है। दोस्तों कल 11 अप्रैल 2025 को हमने 199th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया ऑफ ज्योतिबा फूले जी। अब इनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, इनका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अंडरस्टैंड करेंगे। देखो एक्चुअली में इनका जो पूरा नाम है दैट इज ज्योतिराव गोविंदराव फूले। इनको पॉपुलरली महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया 1827 के अंदर इनका बर्थ हुआ था महाराष्ट्र के अंदर। 13 साल की उम्र में इनकी जो शादी थी वो सावित्रीबाई फूले जी के साथ होती है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर बनती हैं। इनके साथ में मिलकर दोनों ने बहुत रिफॉर्म्स किए। जैसे अगर थोड़ा सा इनके मैं पास्ट के अंदर चलूं तो एजुकेशन के रिगार्डिंग आप नोटिस कर पाओगे इनकी जो एजुकेशन हुई वो स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल पुणे के अंदर हुई। कुछ इंपॉर्टेंट वेस्टर्न थिंकर जैसे थॉमस पेन, जॉन स्टुअर्ट मिल, इन्होंने उनको पढ़ा एंड उनके आइडिया से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए। 1848 में ना एक टर्निंग पॉइंट आता है इनकी लाइफ के अंदर। एक अपने दोस्त की शादी में गए होते हैं, एक ब्राह्मण फ्रेंड होता है, वहां पर इनको बहुत बड़े लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिलता है। तो वहीं से ये डिसाइड करते हैं कि अब इनको जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सोसाइटी के अंदर उसके साथ लड़ना है। एंड इसके लिए इन्होंने हथियार क्या चुना, इन्होंने एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड लोअर कास्ट, इस पर्टिकुलर चीज को चुना कि इससे ही ये चीजें खत्म होंगी। तो इनके आइडियाज की बात करें तो इक्वालिटी में बिलीव करते थे, रैशनलिज्म, सोशल जस्टिस के कुछ आइडियाज थे। एंड साथ ही साथ इनको जो टाइटल मिला महात्मा का वो महाराष्ट्र के सोशल एक्टिविस्ट विट्ठल राव कृष्णाजी वांडेकर, इनके द्वारा यहाँ पर ये जो टाइटल है इनको यहाँ पे दिया गया महात्मा का। इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कास्ट सिस्टम के अबॉलिशन के लिए इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विष्णु शास्त्री, चिपलुंकर, बाल गंगाधर तिलक, जब भी इनके कुछ ऑर्थोडॉक्सियल व्यूज इनको लगते थे तो उनके अगेंस्ट भी इन्होंने यहाँ पे आवाज उठाई। उसके साथ ही साथ महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए काम किया गया, खासकर बच्चों के एजुकेशन के लिए, विडो रीमैरिज के लिए अपनी वाइफ सावित्रीबाई फूले जी के साथ मिलकर उन्होंने ये बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। इसके अलावा यूपीएससी में क्वेश्चन भी आ चुका है, सत्य शोधक समाज जिसको हम लोग सोसाइटी ऑफ ट्रुथ सीकर भी बोलते हैं, 1873 के अंदर इन्होंने इसको फॉर्मेशन किया। इनका ऐसा मानना था ना कि जो ब्रह्मो समाज है, प्रार्थना समाज है, आर्य समाज मूवमेंट है, ये कहीं ना कहीं अपर कास्ट के द्वारा डोमिनेटेड है। तो एक ऑल्टरनेटिव की तरह इन्होंने सत्यशोधक समाज का यहाँ पे फॉर्मेशन किया। उसके अलावा जो पहला गर्ल्स स्कूल था 1848 के अंदर वो भी इनके द्वारा ही फाउंड किया गया, जहां पर साइंस, मैथ, सोशल स्टडीज, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ये सब चीजें दी जाती थी। बाकी दलित्स और बैकवर्ड कास्ट के लिए भी इन्होंने यहाँ पे स्कूल सेटअप करे। इनफैक्ट नाइट स्कूल भी इन्होंने पुणे में सेटअप किया, ताकि जैसे मान लो कोई बंदा दिन में काम करता है, कोई किसान है, कोई वर्कर है, कोई वर्किंग वुमेन है, वो दिन में काम कर रहे हैं ना, वो पढ़ नहीं सकते, तो कोई बात नहीं, वो रात में आके पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से 1855 के अंदर इन्होंने नाइट स्कूल्स की भी यहाँ पे शुरुआत करी। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स आपको बताना चाहिए कि क्या क्या इन्होंने बुक्स वगैरह लिखी। तो एक तो है गुलामगिरी, बहुत ही पॉपुलर बुक है ये वाली। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने कास्ट बेस ऑपरेशन की बात करी है और इसको अमेरिका में स्लेवरी के साथ कंपैरिजन किया है। उसके अलावा शेतकराचार्य असूद, ए फार्मर्स विप 1881 के अंदर थी, जहाँ किसानों की हालत के बारे में इन्होंने बताया। उसके अलावा सत्सार, द एसेंस ऑफ ट्रुथ, इसमें एक ब्राह्मण और शूद्रा के बीच के बातचीत को इमेजिन किया गया है। उसके साथ ही साथ मानव मोहम्मद, ठीक है, बेसिकली मोहम्मद द मैन, यहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद को इन्होंने यहाँ पे प्रेस किया। उसके अलावा सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक, ठीक है, इसमें अपने आइडियाज को इन्होंने यहाँ पे बताया, ह्यूमनिज्म, रैशनलिज्म को। एंड तृतीय आचे भूषण, इसमें इनके रिफॉर्मिस्ट जो थॉट्स हैं उनको यहाँ पे बताया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी महात्मा ज्योतिबा फूले जी के बारे में जिनको हमें पता होना चाहिए। राइट, आगे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यू होम फॉर्म वन हॉर्न राइनो। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं वन हॉर्न राइनो के बारे में। सबसे पहले तो देखो, जब हम बात करते हैं ना वन हॉर्न राइनो की, तो आप लोग जानते होंगे इनको इंडियन राइनोसोरस के नाम से भी जाना जाता है। एंड पहले तो ये बहुत ज्यादा मिला करते थे, जैसे इंडो गैंगेटिक प्लेन के अंदर इनके नंबर बहुत बढ़िया थे, पर पोचिंग की वजह से, हैबिटेट लॉस की वजह से, ह्यूमन इंक्रोचमेंट की वजह से इनके जो नंबर्स हैं उनमें बहुत बड़ी कमी देखने को मिली। एंड आज के समय लगभग 4000 के आसपास आपको वन हॉर्न राइनो देखने को मिल जाते हैं।
एंड ये सिर्फ अब दो ही कंट्रीज में है, इंडिया में और नेपाल में, और मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है ना वो इंडिया में ही है। एंड खासकर अगर मैं बात करूं, जो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है, मोस्टली आपको वहीं देखने को मिलते हैं। इनका आईयूसीएन स्टेटस आपको वल्नरेबल देखने को मिल जाएगा, और मोस्टली आपको ये फ्लड प्लेन, ग्रासलैंड, स्वैम्प्स, फॉरेस्ट, तराई रीजन के अंदर वहां देखने को मिलते हैं। अब हुआ पता क्या है, हुआ दरअसल में दोस्तों ये है कि जैसे आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है या पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इनकी नंबर्स वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो थोड़ा सा डर लग रहा है कि इतना ज्यादा नंबर हो चुका है, यहाँ पर कोई और दिक्कत ना आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आपस में ना भिड़ जाए, टेरिटोरियल एग्रेशन ना हो जाए, इन ब्रीडिंग हो सकती है, डिजीज का आउटब्रेक हो गया तो बहुत बड़े नंबर के ऊपर यहाँ पे इनकी डेथ हो सकती है, और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के केसेस बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए ना कुछ ऐसी साइट्स आइडेंटिफाई करी गई हैं जहां से जो डोनर साइट की तरह काम करेगी। डोनर मतलब यहाँ से ट्रांसलोकेट किया जाएगा यहाँ पे, यहाँ से राइनोसोरस को, ठीक है। जैसे काजीरंगा में अगर मैं बात करूँ ना, तो 2613 आज के समय वन हॉर्न राइनो है, जो कि नंबर अपने आप में ज्यादा है। तो यहाँ से कुछ आपके राइनोसोरस दूसरी जगह शिफ्ट किए जाएंगे। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम के अंदर, यहाँ पर राइनोस तो सिर्फ 107 ही हैं, पर बहुत ही छोटे एरिया के अंदर है, 16 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अंदर ही है। इस वजह से दुनिया भर में सबसे ज्यादा राइनो डेंसिटी यही देखने को मिलती है। तो यहाँ से भी कुछ पर्टिकुलर राइनोस को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। उसके अलावा वेस्ट बंगाल के अंदर जो जल्दापरा है एंड गोरुमरा है, ये डोनर साइट की तरह भी काम करेंगे। एंड इनफैक्ट कुछ राइनोस यहाँ पे आएंगे भी, मतलब यहाँ से कुछ राइनोसोरस दूसरी जगह भी जाएंगे, एंड कुछ काजीरंगा से राइनोसोरस यहाँ पर भी शिफ्ट किए जाएंगे। जो रेसिपिएंट्स हैं कहाँ कहाँ पे भेजे जाएंगे जो राइनोसोरस है, एक तो है आपका दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क असम के अंदर है, यहाँ पर 5 राइनोस को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ देरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश के अंदर, यहाँ पर भी 5 राइनोस आएंगे। उसके अलावा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जैसे दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर भी राइनोस को रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें सुरई रेंज उत्तराखंड की, यहाँ पर भी राइनोस इंट्रोड्यूस करे जाएंगे। तो ये जो पर्टिकुलर प्लान है, ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे बनाया है इन कोऑर्डिनेशन विद वेरियस एक्सपर्ट्स एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स। तो ये कुछ बातें थी जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अगले टॉपिक पे आते हैं, नीलगिरी तहर को अंडरस्टैंड करते हैं। दोस्तों नीलगिरी तहर के रिगार्डिंग ना एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंसस होने जा रहा है, जिसमें इनके नंबर्स हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो तमिलनाडु हो गया आपका, केरला हो गया, उन एरियाज के अंदर होगा। तो आपको सेंसस का तो कितना होगा ये तो जानने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये ध्यान में रखना है कि इसके लिए टेक्निक्स का इस्तेमाल होंगी, जैसे कैमरा ट्रैप्स का इस्तेमाल होगा इनका नंबर निकालने के लिए। नीलगिरी तहर का पैलेट सैंपल यानी कि इनकी ड्रॉपिंग्स भी कलेक्ट करी जाएंगी ताकि स्टडी कर पाएं कि इनकी मतलब इनके बारे में स्टडी किया जा पाए। एंड साथ ही साथ आपको ना केरला के अंदर एक नेशनल पार्क देखने को मिलता है, दैट इज अराविकुलम नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क की 50th सेंचुरी भी कंप्लीट हो रही है, जो कि यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे इस पर्टिकुलर स्पीशी की, मतलब जो मैं नीलगिरी तहर की बात कर रहा हूँ, उनकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन आपको यहीं देखने को मिलती है। तो इसलिए भी ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो नीलगिरी तहर की दोस्तों बात करें तो तमिलनाडु का आपको ये स्टेट एनिमल देखने को मिल जाएगा। आईयूसीएन के अंदर इसका जो आईयूसीएन लिस्ट में इसका जो स्टेटस है वो आपको एंडेंजर्ड देखने को मिलता है, डब्ल्यूपी में शेड्यूल 1 के अंदर है। एंड आप नोटिस कर पाओगे इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे जो मेल होते हैं ना नीलगिरी तहर, उनके बॉडी के ऊपर एक लाइट ग्रे एरिया है जिसको हम सैडल बोलते हैं, वो बैक के ऊपर बन जाता है, इसीलिए इनको कई बार सैडल बैक जो होते हैं मेल, उनको भी ऐसे भी बोला जाता है। साथ ही साथ इनकी रॉकी टेरेन्स, चढ़ने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो आपकी जो पहाड़ियां हैं केरला एंड तमिलनाडु की, वहां पर आपको अक्सर ये देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ ये वेस्टर्न घाट्स के एंडेमिक हैं, और आपके हाई एल्टीट्यूड ग्रासलैंड ऑफ सदर्न इंडिया के अंदर आपको ये पाए जाते हैं। तो ये कुछ बातें हैं नीलगिरी तहर के बारे में विच यू मस्ट अंडरस्टैंड, एंड ये रिमेंबर करना कि दिस इज द स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु। कहाँ पर मिलते हैं मोस्टली? मोस्टली आपको केरला और तमिलनाडु के अंदर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक और बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, दैट इज इंडिया स्किल्स एक्सिलरेटर। दोस्तों यहाँ पर पॉइंट पता क्या है इंडिया स्किल्स एक्सिलरेटर का, कि हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड साथ साथ जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ये साथ में आ रहे हैं टू लॉन्च इंडिया स्किल्स एक्सिलरेटर। अब इसका क्या मतलब है इंडिया स्किल्स एक्सिलरेटर का? देखो हमारे जो मिनिस्टर्स है ना, उनका ऐसा मानना है कि इंडिया में ना आज के समय 3 पावरफुल फोर्सेस हैं। कौन सी 3 पावरफुल फोर्सेस हैं? इसके अंदर एक तो भारत के पास डेमोग्राफिक एडवांटेज है, मतलब भारत के पास युवा लोग बहुत ज़्यादा है, दुनिया में आज के समय डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एंड प्लस एट द सेम टाइम हमारी एक डीप डेवलपमेंटल कमिटमेंट भी है।
अब जब ये सारी चीज़ें साथ में आ जाती हैं, भारत की युवा पॉपुलेशन भी बहुत सारी है, एक स्किलिंग इकोसिस्टम भी है, तो हम कहीं न कहीं दुनिया की स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पर बन सकते हैं। पर ये सिर्फ कहने से नहीं होगा, ये काम भी करना पड़ेगा। हमें अकाउंटेबिलिटी, इनोवेशन, टारगेटेड सॉल्यूशन यहाँ पर लाने ही होंगे। ऐसा मेरा नहीं, ऐसा जो हमारे मिनिस्टर है जयंत चौधरी जी, उनका यहाँ पर ऐसा कहना है। तो इसी वजह से जो इंडियन स्किल्स एक्सेलेरेटर है ना, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन है। जैसे सरकार तो है ही है और साथ-साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यहाँ पे साथ में आ रहा है, ताकि हम स्किल्स के रिगार्डिंग यहाँ पे अच्छे से वर्क कर पाएँ। तो इस क्रॉस सेक्टरल एफर्ट्स की वजह से क्या होगा, आपके जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं वो अनलॉक होंगे एंड हम कहीं न कहीं जो अलग-अलग चैलेंजेस हैं उनको हम यहाँ पे टैकल कर पाएँगे। तो 3 लेवल्स के ऊपर ये काम किया जाएगा। जैसे पहला तो है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करें रिगार्डिंग द फ्यूचर स्किल नीड्स। जैसे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया या इस तरह की जो फ्यूचर में आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे स्किल्स मदद करने वाले हैं, उनके बारे में लोगों के अंदर हमें अवेयरनेस जनरेट करनी होगी। उसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ, तो दूसरा आपका जो है फैक्ट यहाँ पे कि कोलैबोरेशन बढ़ना चाहिए बिटवीन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स एंड साथ ही साथ हमारे जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स हैं, उनको हम अपग्रेड करें। एक्चुअली यहाँ पर ना हमारे जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये भी बोला कि हमें स्किलिंग, रीस्किलिंग इन सब चीज़ों के ऊपर काम करना होगा एंड आपके जो कुछ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ठीक है? ये सब चीज़ें भी अगर हम करेंगे, अपने इनफॉर्मल वर्कर्स को फॉर्मलाइज़ करेंगे, उससे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमें आता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो एआई, रोबोटिक्स, एनर्जी, स्केलेबल ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें करने से हमें यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है। बाकी ये जो एक्सेलेरेटर होगा, इंडिया स्किल्स एक्सेलेरेटर, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो रिपोर्ट है, फ्यूचर ऑफ जॉब्स, वहाँ से भी इसको यहाँ पे काफ़ी इनसाइट्स मिलेंगी। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब दोस्तों बात करें अगर हम प्लेसेस इन न्यूज़ की, तो आपको बेंगस वैली के बारे में बताना है कि आखिर ये क्या है, क्यों न्यूज़ में रहती है? तो इसका आंसर आप कमेंट्स में बता सकते हो। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था कुक आइलैंड्स के बारे में। दोस्तों कुक आइलैंड्स का पता क्या है कि कुक आइलैंड्स ना रिसेंटली चाइना के साथ कुछ डील्स करी हैं। अब उस वजह से क्या हो गया है, उस वजह से काफ़ी परेशानी हो गई है न्यूज़ीलैंड को। सर न्यूज़ीलैंड को क्यों परेशानी हो गई है? क्योंकि अगर हम बात करें ना कुक आइलैंड की, तो दरअसल में ना न्यूजीलैंड और कुक आइलैंड का एक फ्री एसोसिएशन पैक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है? यानी कि ना एक तरह से आप ऐसा कह लो कि अ, जो कुक आइलैंड है, इनका आपस में एसोसिएशन है, पर अब जब कुक आइलैंड एक तरह से चाइना के साथ डील कर रहा है, उससे कहीं न कहीं पूरा डर ये हो गया है कि आप नोटिस करोगे कि चाइना अपना इतना ज़्यादा डोमिनेंस यहाँ पे बढ़ा रहा है पैसिफिक ओशन के अंदर, तो कहीं न कहीं यूएसए, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन पर्टिकुलर कंट्रीज़ को काफ़ी डर लग रहा है कि चाइना अपना इतना ज़्यादा मिलिट्री, डिप्लोमैटिक और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस जो बढ़ाएगा, उससे इनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। बाकी कुक आइलैंड की बात करें, एक स्मॉल गवर्निंग सेल्फ गवर्निंग आइलैंड आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका न्यूजीलैंड के साथ फ्री एसोसिएशन पैक्ट है। इसके 15 स्मॉल अटॉल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं एंड इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सीट कौन सी है, अवूरुआ। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी आपको जो कुक आइलैंड की लोकेशन के पर्सपेक्टिव से पता होनी चाहिए थी। तो ध्यान रखिएगा, ये पैसिफिक ओशन के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों बात करें अपने ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, तो यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा एंड कमेंट्स में आप इनका आंसर बता सकते हो। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था लॉर्ड महावीर के बारे में। देखो लॉर्ड महावीर की बात करें तो शिशुनाग नहीं, बल्कि आपका जो बिंबिसार है और अजातशत्रु, उनके कोर्ट्स को अक्सर उन्होंने विजिट किया, इसलिए स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। मालाबार ग्रे हॉर्नबिल की बात करें तो इसका आईयूसीएन स्टेटस हमें वल्नरेबल देखने को मिलेगा, इसलिए सेकंड भी इनकरेक्ट हो जाएगा। लास्ट बात करें देवगिरी फोर्ट की, तो ये आपको आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी। दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।